हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 का पार्ट 4 एंड टॉपिक है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। तो बेसिकली आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन का एक और टॉपिक, और आज का टॉपिक है आपका ई शोध सिंधु। तो शोध सिंधु क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ई शोध सिंधु का आपने नाम सुना होगा। अगेन ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, और इसको बेसिकली आप डिजिटल इनिशिएटिव इन एजुकेशन एंड रिसर्च के तौर पे जान सकते हैं। रिसर्च के फील्ड में ई शोध सिंधु जो है वो बहुत ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी रिसर्चर्स हैं, जो भी स्कॉलर्स हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, उनके लिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो जब आप नेट का एग्ज़ाम देते हो तो अगेन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पीएचडी की तरफ फोकस्ड हो, या आगे चल के आपको पीएचडी करना पड़ेगा फॉर बीइंग अ लेक्चरर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट ई शोध सिंधु। तो ई शोध सिंधु के बारे में इंफॉर्मेशन होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली ई शोध सिंधु क्या है, इसके बारे में डिटेल में चलिए बात कर लेते हैं। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी, द MHRD has formed eShodh Sindhu, merging three consortia initiatives, namely UGC Infonet Digital Library Consortium, NLIST and INDEST AICTE कंसोर्टियम। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या और क्या बोल रहे हैं मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ई शोध सिंधु को क्यों बनाया गया? ई शोध सिंधु को इसलिए बनाया गया ताकि जो रिसर्चर्स हैं उनको एक ही जगह पर, सिर्फ एक स्पॉट पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए। ओके, तो पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए आप रिसर्चर हैं और आप रिसर्च कर रहे हैं और आपको डिफरेंट जर्नल्स को पढ़ना है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट साइट्स पे जाना पड़ता था और वहाँ पे जाकर जर्नल को एक्सेस करना पड़ता था। तो बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंसोर्टियम बनाए गए थे, एसोसिएशन बनाए गए थे कॉलेजेस के, और जो कॉलेजेस आपस में जर्नल्स को एक जगह पे, उनके कॉलेज का खुद का होता था और वो जर्नल को अपना शेयर करते थे उस कंसोर्टियम पे, उस एसोसिएशन पे। जैसे आपका यूजीसी इन्फोनेट है, तो यूजीसी के जितनी भी मतलब एसोसिएटेड आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट्स थे, जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जितने भी जर्नल्स होते थे वो यूजीसी इन्फोनेट पे शेयर करते थे। इसी तरह NLIST भी है और INDEST है, जो कि INDEST क्या है, ये जितने भी आपके टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग से या साइंस से रिलेटेड फील्ड के जितने भी जर्नल्स होते थे वो इस कंसोर्टियम पे शेयर किए जाते थे। तो इस तरीके से कंसोर्टियम, अलग अलग कंसोर्टियम थे। तो एक कमिटी बनाई गई, एक एक्सपर्ट कमिटी ने बोला, ह्यूमन जो HRD है मिनिस्ट्री, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, उसको बोला उन्होंने कि आप एक काम करिए, जो अलग अलग ये तीनों कंसोर्टियम है, इन तीनों को, ये जो बिगेस्ट कंसोर्टियम है, इन तीनों कंसोर्टियम को एक साथ लाकर मर्ज कर दीजिए, और उसके थ्रू क्या होगा कि जितने भी रिसर्चर होंगे वो एक ही प्लेटफॉर्म से इन तीनों कंसोर्टियम के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो ये बेसिक जो इसके पीछे का एक आइडिया था ई शोध सिंधु का, ये था। और ये तीनों हैं क्या, मैं इस बारे में आपको बता देती हूँ। यूजीसी इन्फोनेट क्या है? यूजीसी इन्फोनेट मतलब इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये एक यूजीसी के द्वारा बनाया गया कंसोर्टियम है, डिजिटल लाइब्रेरी है ये, जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज, जर्नल्स वगैरह थे। और ये बेसिकली अगेन इसको लोगों को एक्सेस करना पड़ता था। अगर आप रिसर्चर हो तो आपको वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद फिर आपको वहाँ के जो जर्नल्स हैं, आपके रिसर्च में अगर उनका रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ से जर्नल्स वहाँ से पढ़ पाओगे। ठीक है, ये आपका हो गया यूजीसी इन्फोनेट का। अब आपका NLIST जो है, NLIST का फुल फॉर्म है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आपको मतलब आप जहाँ पे भी आप इसको नोट कर रहे हो, आप नोट्स में इसको लिख लीजिए, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म है NLIST का,
तो NLIST अगेन एक लाइब्रेरी टाइप का था और कंसोर्टियम था, एक लाइब्रेरी थी, डिजिटल लाइब्रेरी थी जहाँ पे बहुत सारे जर्नल्स वगैरह आपके थे और स्कॉलरली कंटेंट, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स, मतलब जो हमारे एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड स्कॉलर्स होते थे या जो भी डिफरेंट फील्ड्स होती थी उनसे रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट्स होते थे। जर्नल्स हो गए आपके, बुक्स हो गई, आर्टिकल्स हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। इसी तरह आपका INDEST जो है ये आपका बेसिकली है जो AICTE जो है इन्होंने इसको फॉर्म किया था और इसका फुल फॉर्म है आपका इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं इसको यहाँ पे नोट कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए इसको, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपका है INDEST जिसको AICTE ने बनाया था और ये उनका कंसोर्टियम था। यहाँ पे जितने भी जर्नल्स होते थे या जितने भी आर्टिकल्स होते थे वो रिलेटेड होते थे इंफॉर्मेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्लस साइंस और प्लस आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होते थे वो इस कंसोर्टियम पे अवेलेबल होते थे। तो इन तीनों कंसोर्टियम को आपस में मर्ज करके एक बड़ा कंसोर्टियम बनाया गया जिसको हम बोलते हैं ई-शोध सिंधु। ओके, अब ई-शोध सिंधु में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मोर देन 15,000 international electronic journals and e-books are made available to all the higher education institutes through the ई-शोध सिंधु इनिशिएटिव। तो इसमें क्या होगा, 15,000 इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स को अवेलेबल कराया गया और ई बुक्स को भी अवेलेबल कराया गया। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, अगेन अगर आप स्कॉलर हो, आप रिसर्चर हो, आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको सिर्फ इंडिया के ही जितने भी रिसर्च हुए उसको ही नहीं विजिट करना पड़ता है, आपको जितने भी मतलब फॉरेन में जितने भी रिसर्च हुए हैं आपकी पर्टिकुलर फील्ड में उसको भी आपको पढ़ना पड़ता है और वहाँ से भी आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप फॉरेन के आर्टिकल्स को एक्सेस करते हो तो वहाँ पे आपको पेमेंट करनी होती है फ़ीस की, उनके आर्टिकल को एक्सेस करने के लिए एक पर्टिकुलर, उनके पोर्टल को यूज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर फ़ी होती है। तो उस चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए और लोगों को ईजिली चीज़ें अवेलेबल कराने के लिए ई-शोध सिंधु को बनाया गया। इसमें ऑलमोस्ट 15,000 इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स भी पड़े हुए हैं एंड ई बुक्स भी पड़े हुए हैं जिसके थ्रू आप अपनी रिसर्च में आपको हेल्प मिले और आपकी रिसर्च को और ज़्यादा फैसिलिटेशन मिले। देन यहाँ पे This allows access to the best education resource in the world using digital mode. Again इसके थ्रू आप education resources, जो best education resources है around the world, उनको आप access कर सकते हो और ये again एक digital mode में है तो ये बहुत ही ज़्यादा convenient है users के लिए। The InflibNet गांधीनगर गुजरात is implementing the scheme. तो InflibNet जो है गांधीनगर, इसके बारे में हम लोग ने बहुत ज़्यादा बात किया है। तो InflibNet जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है इस स्कीम को और वो सारा InflibNet जो है वो आपका पूरा देख रहा है कि किस तरीके से ई-शोध सिंधु को इम्प्लीमेंटेशन उसका होना चाहिए। द ई-शोध सिंधु विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड current as well as archival access to more than 15,000 crore and peer-reviewed journals and a number of bibliography, citation and factual database in different disciplines from a large number of publisher and aggregator to its member institutes including centrally funded technical institutes, universities and colleges that are covered under 12B and 2F sections of UGC Act. तो ई-शोध सिंधु क्या कर रहा है, ये अभी तक मतलब बहुत सारे ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ इनके पास आप कह सकते हो कि पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, बिब्लियोग्राफी है, साइटेशन है और जो डेटाबेस है इनका, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिसिप्लिन से लार्ज नंबर ऑफ जो पब्लिशर्स हैं या एग्रीगेटर हैं उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। बहुत सारे इनके पास जर्नल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल है और जो भी आपके मेंबर इंस्टीट्यूट होंगे, जो भी मेंबर होंगे यूजीसी के, उनको इसकी फैसिलिटी दी जाएगी। अगर आप सेंट्रली, आपका जो इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रली फंडेड है, आपका जो इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है तो भी आपको यहाँ पे सर्विस मिलेगी ई-शोध सिंधु की। अगेन आपके इंस्टीट्यूट का वहाँ पे एक लॉगिन होगा ई-शोध सिंधु में, तो आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू आप उसको लॉगिन कर सकते हो। आपके इंस्टीट्यूट के नाम पे आप वहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो।
देन आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, कॉलेजेस जो हैं, जो भी यूजीसी के अंतर्गत आती हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस को इसकी सुविधाएं मिलेगी। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में इसकी सुविधा है तो अगेन उसके थ्रू आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो। और ई शोध सिंधु अगेन आपकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो आई होप ई शोध सिंधु जो है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे डिजिटल स्टोर पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस वीडियो के बिलो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से लिंक देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।